राज्यपाल को जो अधिकार यहाँ हैं, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कोई फुल फ्लेज ऐसा इन्हें कोई इख्तियार नहीं है यहाँ की सरकार को। और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है। तो यहाँ तो एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ विकास के लिए अपना काम कर सकती है, बाकी सारे अधिकार जो हैं वो यहाँ उपराज्यपाल को हासिल हैं। अगर इन्हें कोई समस्या है, कोई वो है, तो उसे कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर के चैलेंज करें। और उसे जो है इस अंदाज से एक माहौल नहीं बनाना चाहिए कि जिससे जो है यहाँ के दिल्ली के लोगों को कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। आप अपना काम करिए और अपना काम करने के बाद राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं। अगर राज्यपाल आपके कहीं अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए मैंने एक बात कही कि मैंने एक शेर पढ़ा है कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। ये मैं इसका अनुवाद इसका हिंदी कह देता हूँ कि जो कल जो तुमने बोया है वो आज काटोगे, तो इसलिए घबराइए नहीं। अभी तो इनके खुद के भी जेल में जाने का नंबर आएगा। सर, आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डिस्कॉम से आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को बेदखल कर दिया और उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि अब यहाँ पर जो है वो केंद्र यानी कि जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ना ही तो राज्यपाल संविधान मानते हैं, ना कोर्ट मानते हैं। ये आदेश कैसे दे दिया उन्होंने? नहीं, देखिए, राज्यपाल को जो अधिकार यहाँ हैं, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कोई फुल फ्लेज ऐसा इन्हें कोई इख्तियार नहीं है यहाँ की सरकार को। और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है। तो यहाँ तो एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ विकास के लिए अपना काम कर सकती है, बाकी सारे अधिकार जो हैं वो यहाँ उपराज्यपाल को हासिल हैं। तो उपराज्यपाल अपने हिसाब से कोई जो निर्णय लेंगे तो वो दिल्ली के नफ़े और नुकसान दोनों को देख के सामने लेंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो जहाँ तक मामला, मैं तो ये समझता हूँ कि ये उपराज्यपाल को चाहिए कि इसे सुपरसीड करके ये केंद्र के उसमें रहे। और यहाँ जो है ये पार्टी की बेस पर यहाँ इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। नगर निगम तो ऐसी होता है कि नगर पालिका और नगर पालिकाएँ और नगर निगम जो होते हैं उसकी, अब देखिए, अभी तक जो है इतना वो एक पहाड़ बना हुआ है कूड़े का, अभी तक ये कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं, क्या आप ये कह सकते हो कि ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है? ये कोई काम कर रहे हैं? तो इन्हें काम करना चाहिए। और क्योंकि उपराज्यपाल की एक गरिमा है और उनकी एक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, जाहिर है वो संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। मौलाना जी, हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, उपराज्यपाल को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है और जो उपराज्यपाल हैं वो अपने आप को दिल्ली का राजा समझते हैं अपने आप के लिए। आखिरकार इतना ज़्यादा जो है वो बयानबाजी क्यों उपराज्यपाल को लेकर? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इन्हें कोई समस्या है, कोई वो है, तो उसे कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर के चैलेंज करें। और उसे जो है इस अंदाज से एक माहौल नहीं बनाना चाहिए कि जिससे जो है यहाँ के दिल्ली के लोगों को कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। आप अपना काम करिए और अपना काम करने के बाद राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं। अगर राज्यपाल आपके कहीं अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उपराज्यपाल। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि उपराज्यपाल तो एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जिम्मेदार पर्सनालिटी होती है, वो ऐसा क्यों करेंगे? और अगर इन्हें कुछ ऐसा लग रहा है तो ये कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाकर के चैलेंज करें अपने अधिकारों को। ये कहा जाता है सर, दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप तो पुराने साथी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, तो आपको क्या लगता है कि हमेशा लोकतंत्र को लेकर बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद कितना ज़्यादा लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं? हाँ, इसी को दो आवाज़ देखिए। अब ऊँट आया ना पहाड़ के नीचे, इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। इन्होंने पूरे देश के लोगों को धोखा दिया, पूरे देश के साथ अन्याय किया, लोगों को रेवड़ियाँ बांट कर के जिस अंदाज से इन्होंने अपने आप को सत्ता में आए हैं, क्या यही सिद्धांत है? क्या यही वो आंतरिक लोकपाल है इनका? कहाँ है आंतरिक लोकपाल? कहाँ है वो करप्शन के ख़िलाफ़ इनके वादे? कह रहे थे हम ये भी नहीं करेंगे। इन्हें एक आदर्श सेट करना था। क्या ऐसे आदर्श सेट होता है? क्या हम लोग जब इस आंदोलन में आए थे, क्या अन्ना हज़ारे और हम और अरविंद केजरीवाल, क्या हमारा संकल्प ये था? हमारा संकल्प ये था कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और उस वक्त देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था। इतना प्रेशर आ गया था। और ये समझिएगा कि मैं आपको उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि पूरा देश सड़कों पर आ गया था, बच्चों से लेकर के और युवा से लेकर के आपके हमारे जो बुज़ुर्ग और वो लेकर के ब्यूरोक्रेट, जितने लोग थे सारे के सारे उस आंदोलन से जुड़ गए थे। और पूरी सरकार, और उस वक्त की सरकार गई
वो यानी अपने अपने आप ही वो चली गई, क्योंकि उसके काम ही इस तरह के थे। और आज ये समझिए इतने प्रेशर को आने के बाद तुम राजनीति में कुछ नया करने के लिए आए थे, कहाँ है तुम्हारा नयापन? तो इसलिए जब आपको अब ये इसे फेस करना पड़ रहा है तो अब आप बातें कर रहे हैं, तो अब बातें मत करिए, आप अपना चरित्र दिखाइए। क्यों लिया आपने गाड़ी, क्यों लिया अपने 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 बंगले, क्यों आपने इतना सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं? एक आम आदमी बन के क्यों नहीं रहे आप एक आम आदमी बन के रहते ना, तब हम भी आपका साथ देते। आज किस मुंह से तुम ये कहोगे कि ये हो रहा है? अरे भाई नेता, अगर तुम नेतागिरी करोगे तो यही होगा। यही बात तो उस वक्त आई थी। हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाने से ये कहा था कि अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो फिर से जिनसे हमारी लड़ाई है वो रिपीट कर जाएंगे। ये तो ये समझिए कि खुदा भला करे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने विकास के नारे को लेके चले, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो देश के लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया, उन पर यकीन किया और लोग उनके साथ खड़े हो गए। और नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद जो 8 साल दूसरा टर्म भी मोदी जी को मिला और फिर तीसरा भी मिलेगा। और आज देखिए कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक कुछ भाई कमी बेशी तो रह जाती है, वो तो एक अलग बात है। आज मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि सारे के सारे कि भाई मैं अकेला हूँ और मेरे पीछे सब पड़े हुए हैं। तो मैंने ये कहा कि मोदी जी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ईश्वरीय वरदान है। जहाँ तक मेरी अपनी मैं सोचता हूँ और मैं रिसर्च करता हूँ, मैं आज आपको बता दूँ कि मैंने बार बार ये बात कही है कि ये जो सरकार है और जो सरकार के मुखिया हैं, यानी हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ तक कि जो आरएसएस के लोग हमारी इस सरकार में संरक्षण का काम करते हैं, उसमें हमारे मोहन भागवत जी और उनकी पूरी टीम, ये साधारण लोगों की टीम है। ये कोई राजघरानों से इनका ताल्लुक़ नहीं है। इनका ताल्लुक़ जो है बिल्कुल, इनकी बैकग्राउंड साधारण है, बिल्कुल ये आम लोग हैं। और आम लोगों को ताकत किसने दी, दिमाग किसने दिया, किसने उनके जहन के अंदर ये बात डाली कि तुम इस पगडंडी के ऊपर चलो तो तुम्हें सफलता मिलेगी? वो ईश्वर ने डाली। और ईश्वर ये कहता है कि मैं अपने कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने कमज़ोर बंदों के साथ हूँ। ईश्वर कभी सामने नहीं आते, वो अपने बंदों को खड़ा कर देते हैं। क्या है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लोगों में ये होता है कि ज़बाने खल को नक्कारा खुदा समझो, कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। मैं मुर्मू जी से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। मैं इस सरकार के चलाने वालों से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। ज़बाने खल को नक्कारा खुदा समझो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं और सीधे नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथ ये यानी ईश्वर का जहां रूप कहा जाता है, ईश्वर के बड़े प्यारे मासूम होते हैं बच्चे खड़े हैं मेरे साथ में। तो इन बच्चों के बीच में ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि कुरान के अंदर एक आयत में कोट कर रहा हूँ, व नुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना नस्तज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं, ये ईश्वर कह रहा है, कि जिन्हें ज़मीनों के अंदर कमज़ोर किया गया है, हम उन्हें हुकूमत देंगे, और हुकूमत ही नहीं, हम उन्हें ज़मीनों का भी वारिस बना देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वरीय वरदान आपके साथ है। और आप ईश्वर के बंदों के साथ, भारतीयों के साथ, जो आप न्याय, जस्टिस और न्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी सफलताएं मिल रही हैं और मिलेंगी। आपके साथ ईश्वरीय वरदान है, हमारी आंखें ये कह रही हैं। पार्टी सरकार के एक एक करके नेता जो है वो जेल के अंदर जा रहे हैं, सीबीआई और ईडी अलग खुलासे कर रहे हैं। केजरीवाल अभी तक बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, कभी उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाते हैं। फिनलैंड को भी लेकर जिक्र किया गया, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि छोटे छोटे बच्चे आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने पढ़ाई को लेकर तक कहा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा नहीं चाहते हैं केजरीवाल, और इसीलिए फिनलैंड नहीं भेजने दे रहे हैं टीचर्स को। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए मैंने एक बात कही कि मैंने एक शेर पढ़ा है कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। ये मैं इसका अनुवाद, इसका हिंदी कह देता हूँ कि जो तुमने बोया है वो आज काटोगे। ये सारी चीज़ें जो सत्ता आ गई है, इस पर ये परेशान ना हो। आज शांति जी, हमारे स्वर्गीय शांति जी चले गए, कि जिस वक्त शांति भूषण जी बड़े वरिष्ठ वकील थे और लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा पैसा खर्च किया था, उनके बेटे हैं प्रशांत जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और किरण बेदी जी और स्वामी रामदेव जी, स्वामी अग्निवेश जी, जस्टिस हेगड़े जी, हम सब लोग एक कोर कमेटी के अंदर थे। मैं मुफ्ती शमून कासमी, मैं भी उसमें शामिल था। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कि ये तो बताओ कि तुम तो परिवर्तन के लिए आए थे, कहाँ है वो परिवर्तन, कहाँ है तुम्हारा वो नारा? तो इसलिए घबराइए नहीं, अभी तो इनके खुद का भी जेल में जाने का नंबर आएगा। जिस दिन इनकी इंक्वायरी होगी,
फोर फाउंडेशन से जो पैसा आता था, जब सबसे पहले ऑब्जेक्शन मैंने किया था रालेगण के अंदर पहली बैठक में, कोर कमेटी की जो पहली बैठक रालेगण में हुई, हमने पूछा था मनीष सिसोदिया के कबीर जो एनजीओ है उसमें 4 करोड़ रुपए आए थे उस वक्त। तो हमने ये कहा था ये ट्रांसपेरेंसी के 2 पैमाने कैसे, और उस वक्त मैंने ही ये बात कही थी कि ये बताइए कि आपके पर्सनल एनजीओ में पीसीआरएफ के अंदर ये पैसा कैसे जाएगा, ये कौन सी ईमानदारी की बात है। तो इनकी तो अगर इंक्वायरी होम मिनिस्ट्री करा ले तो ये तो खुद ही जेल में चले जाएंगे, तो पिछले कामों पे जेल में चले जाएंगे। और वो तो याद रखिए, मैंने कहा कि वो दिन तो एक दिन आएगा, जस्टिस होगा। देश के लोगों को धोखा दिया है अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने, तो इन्हें जेल में तो जाना ही पड़ेगा और जाएंगे एक दिन।